Hello everyone, good evening. Good evening to all. I am Pooja and welcome back to my channel. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 जून के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स के बाद एक और इम्पोर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए अपलोड किया जाएगा, जिसमें हम मई मंथ के सभी बैंकिंग जो इवेंट्स हुए हैं लास्ट वीक में, मतलब जो लास्ट हफ्ता था मई मंथ का, उसके सभी बैंकिंग करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। आइए बात करेंगे 3 जून के करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स के बारे में बात करेंगे, फिर देश दुनिया की बाकी सभी खबरों पे हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना है। एंड में आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, क्लास ओवर होने के बाद क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे जो करंट अफेयर्स है ये आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगर अभी तक आपने अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट से लिंक को शेयर भी कर देंगे। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि 72 एडिशन मिस वर्ल्ड 2025 कंक्लूड हो चुका है। ये जो 72 एडिशन था मिस वर्ल्ड कंपटीशन का, ये कहाँ पर हुआ था? हैदराबाद में हुआ था, 7 मई से लेकर 31 मई के बीच में। ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि भारत पहली बार इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है, इसके पहले भी इंडिया इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर चुका है, जैसे कि 1996 में बेंगलुरु कर्नाटका में, और 2024 में मुंबई महाराष्ट्र में, और अब तेलंगाना आंध्र प्रदेश में हमने मिस वर्ल्ड के कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया। ये जो मिस वर्ल्ड ब्यूटी पीजेंट होता है, इसको ऑर्गेनाइज करने का काम मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन करती है, और ये लंदन बेस्ड आपको ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करेंगे 72 एडिशन, ये जो मिस वर्ल्ड कंपटीशन हुआ है, तो मिस वर्ल्ड 2025 कौन बनी है? आंसर हो जाएगा, इनका नाम है ओपल सुचत्ता। ठीक है, ये है ओपल, जो कि थाईलैंड से बिलोंग करती हैं, और ये पहली फीमेल है फ्रॉम थाईलैंड जो कि मिस वर्ल्ड कंपटीशन को जीती है। ठीक है, ओपल सुचाता मिस थाईलैंड रह चुकी हैं। अब इन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 का टाइटल लिफ्ट किया है, और ये पहली फीमेल है थाईलैंड से जिन्होंने मिस वर्ल्ड के टाइटल को लिफ्ट किया है। अब जब होता क्या है ना, कंपटीशन में जो लास्ट ईयर मतलब 2024 में जो मिस वर्ल्ड रही हैं, वो अब 2025 की मिस वर्ल्ड को क्राउन पहनाने का काम करती हैं। तो 2024 में मिस वर्ल्ड कौन थी? इनका नाम है क्रिस्टियाना प्रेजिकोवा, जो कि चेक रिपब्लिक की आपको देखने को मिलेंगी। ये 2024 की मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। टोटल 108 कंटेस्टेंट ने पार्टिसिपेट किया था, और इंडिया की तरफ से अगर बात करते हैं तो इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता, राजस्थान से हैं, लेकिन ये टॉप 8 में अपनी जगह नहीं बना पाई। तो मिस वर्ल्ड कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का काम नंदिनी गुप्ता ने किया था। अब यहाँ पे प्रश्न आता है, क्या भारत की कोई ऐसी फीमेल है जो मिस वर्ल्ड रह चुकी है? आंसर है यस। 6 इंडियन फीमेल्स आप देखेंगे जो मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। सबसे पहली मिस वर्ल्ड रही है मिस रीता फारिया 1966 में, फिर ऐश्वर्या राय 1994, डायना हाइडेन 1997, युक्ता मुखी 1999, प्रियंका चोपड़ा 2000 में, और मनुषी छिल्लर 2017 में। ये जो मिस वर्ल्ड कंपटीशन स्टार्ट हुआ है वो 1951 में पहली बार हुआ था इंग्लैंड में, और विश्व की पहली मिस वर्ल्ड कौन रह चुकी हैं? जिनका नाम है कार्स्टेन मार्गरेटा। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। अगले पर्सन जो है उनका नाम है राजीव मिमानी। क्या नाम है इनका? राजीव मिमानी, जो कि CII का मतलब होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए प्रेसिडेंट बने हैं 2025-26 के लिए। ठीक है, तो राजीव मिमानी चेयरमैन एंड सीईओ हैं EY इंडिया के, और इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का फॉर 2025-26। इन्होंने संजीव पुरी को सक्सीड करने का काम किया है। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट भी अपॉइंट हुए हैं CII में, और वाइस प्रेसिडेंट कौन बनी है? सुचित्रा के ईला। सुचित्रा की एला आपको CII की वाइस प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएंगी, जो कि को फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है भारत बायोटेक की। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री मतलब CII के बारे में, जिसका फॉर्मेशन 1895 में नई दिल्ली में हुआ था। ये एक नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका पर्पस क्या है? एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना, इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए बिजनेस को प्रमोट करना, और बिजनेस की ग्रोथ के लिए पॉलिसी मेकिंग करने का काम CII करता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिटॉल। सभी लोगों ने बचपन में और आज भी डिटॉल का इस्तेमाल तो किया ही होगा, राइट? तो डिटॉल के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो डिटॉल हैज अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ महेंद्र सिंह धोनी एज अ ब्रांड एम्बेसडर। क्लियर?
अभी कुछ और भी पर्सन है जिनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जून मंथ में आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं एनटीपीसी के, और आपको मई मंथ तक के करंट अफेयर्स को पढ़ना जरूरी है। तो मई मंथ में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, हमने क्या क्या सीखा है, उन पर बेस्ड दो मैगजीन्स आपको देखने को मिलेगी। पहली मैगजीन जो है उसमें 300 प्लस एमसीक्यू और कंप्लीट मई मंथ के वन लाइनर्स अवेलेबल है, और प्रिंटेबल फॉर्मेट में ये मैगजीन्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगी केवल 25 रुपीज में पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट और किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एक सेपरेट बुकलेट आई है जिसका नाम है बैंकिंग करंट अफेयर्स मैगजीन मई मंथ की। साथ ही साथ इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी इस बार इंक्लूड किया गया है। ये दोनों ही प्रोडक्ट आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएंगे। एक बार आप प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन को विजिट कर लो तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। जब आप एप्लीकेशन विजिट करते हैं तो आपको लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यूज हो गए, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपकी टेस्ट सीरीज हो गई, इसके अलावा हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स हो गया, ये सारे डेटा, ये सारे प्रोडक्ट आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल होंगे। चलिए नाउ बात करते हैं बाडा के बारे में। तो बाडा के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, इसका नाम है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। जैसे कि हमारे देश में नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, वैसे ही वर्ल्ड के लेवल पे होती है बाडा, मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका पर्पस केवल इतना सा ही होता है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो इस तरीके के कोई भी सब्सटेंस का इस्तेमाल ना करे जिससे उनको अनड्यू एडवांटेजेस हो। मतलब आपने कुछ मेडिसिन ले ली हैं, इंजेक्शंस ले लिए हैं, आप में ज्यादा एनर्जी आ गई है, तो ऐसे में क्या होगा, जो दूसरे एथलीट्स हैं उनको नुकसान होगा। तो बेसिकली फेयर कंपटीशन रह सके इसलिए बाडा काम करती है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो बाडा के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया है। बाडा के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं जिनका नाम है विटोल्ड वानका। ये विटोल्ड वानका है जो कि प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे वाडा के, और वाइस प्रेसिडेंट है यांग यांग, ये आपको देखने को मिलेंगे। इनका टेन्योर 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट होकर 2028 तक रहने वाला है। ठीक है, बाडा का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1999 1999 में हुआ था, जो कि इंटरनेशनल बॉडी है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग द फाइट अगेंस्ट डोपिंग इन द स्पोर्ट। ठीक है, चलिए नाउ बात करते हैं पोर्चुगल के बारे में, जिसकी कैपिटल, पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? लिस्बन है, राइट। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए हैं, रीअपॉइंटमेंट हुआ है, तो पोर्चुगल के न्यू प्राइम मिनिस्टर आपको मिल जाएंगे लुइस मॉन्टेग्रो। लुइस मॉन्टेग्रो आपको पोर्चुगल के नए प्राइम मिनिस्टर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर यूरो करेंसी आपको देखने को मिलेगी और लिस्बन कैपिटल है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजों की नियुक्ति की है। देखो हमें पता है कि हमारे देश की जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 34 की है। मतलब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और उनकी सहायता करने के लिए 33 सुप्रीम कोर्ट के जज। तो 1 + 33 = 34 ही सुप्रीम कोर्ट में जज हो सकते हैं। और रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 3 नए सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट किए हैं, और हमारी सुप्रीम कोर्ट अब अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ मतलब 34 पे पहुंच चुकी है। ठीक है, यहाँ पे फ्राइडे की मॉर्निंग को हमारे जो सीजे आई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम है बी आर गवई जी, इनको ओथ या शपथ ग्रहण कराने का काम करेंगे। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हैं एन.वी. अंजेरिया, जो कि चीफ जस्टिस रह चुके हैं हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका के। विजय बिश्नोई, जो कि चीफ जस्टिस रह चुके गुवाहाटी हाई कोर्ट के। और ए.एस. चांदुरकर, ये आपको हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे के जज देखने को मिलेंगे, और इन तीनों लोगों को एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज बनाया है। ओरिजिनली जब सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन हुआ था तो केवल 8 जजेस थे, 1 सीजेआई और 7 सपोर्टिंग जजेस। लेकिन बार बार हमने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए हैं और नंबर ऑफ जजेस की संख्या को इंक्रीज किया है। तो प्रेजेंटली जो हमारी स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वो 34 है, 1 + 33। हमें सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स के बारे में, ओथ के बारे में, टेन्योर के बारे में, ये सारी इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 123 सब क्लॉज 3 से देखने को मिलती है। कोई भी पर्सन जो इंडियन सिटीजन हो, जिसने कम से कम 5 सालों तक हाई कोर्ट में सर्व किया हो, या फिर कह सकते हैं कि 10 सालों तक एडवोकेट रहा हो, ऐसे लोगों को हम एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। क्लियर? तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन। चलिए अब देश दुनिया की बाकी खबरों पे हम एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट है इंडिया टू लॉन्च इट्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमी जोन जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, इसे कहां पर स्टैब्लिश किया गया है? नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। ये इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में इसको स्टैब्लिश किया है। इंदौर बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है रैकबैक
डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने 1000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ इसको स्टेब्लिश करने की बात की है, जहां पर हम एआई के सेक्टर में रिसर्च वर्क, डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट कर सकेंगे। ठीक है, इस इनिशियली इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल किसने दिया था? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने अप्रूवल दिया था। अगर हम बात करते हैं हमारे देश में टोटल स्पेशल इकोनॉमिक जोन कितने हैं, तो 270 ऑपरेशनल्स हैं और टोटल 423 को अप्रूव किया गया है। मतलब आने वाले समय में कुछ और स्पेशल इकोनॉमिक जोन तैयार किए जाएंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 में पास किया गया था। इसका पर्पस है एफडीआई को अट्रैक्ट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करना और एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। इसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है आयुष सुरक्षा पोर्टल। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, देखो अलग अलग प्रकार की मेडिसिन होती हैं, मार्केट में अवेलेबल होती हैं। अब मेडिकल्स जो भी आपकी मेडिसिन है उसके रिगार्डिंग हो सकता है आपकी कुछ ना कुछ कंसर्न हो सकता है कोई मेडिकल हो जो कुछ मिसलीड कर रही हो, आपको गलत क्लेम्स कर रही हो। तो ऐसे केसेस में जो पब्लिक होती है वो कंप्लेंट लॉन्च कर सकती है यूजिंग द आयुष सुरक्षा पोर्टल। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर लॉन्च किया है आयुष सुरक्षा पोर्टल। कहां पर? नई दिल्ली में। इस पोर्टल का पर्पस क्या है? फार्माकोविजिलेंस एंड रेगुलेटरी कंजर्वेंस। बेसिकली इसे सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च ने तैयार किया है। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा ने इसे तैयार किया है। इसका पर्पस यही है कि कंज्यूमर्स को, जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, वो रिपोर्ट कर सके और मॉनिटर कर सके अगर कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो रही है और जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स के रिएक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है या गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो वो सारी जानकारी आपको आयुष सुरक्षा पोर्टल पे देखने को मिलेगी और आप यहाँ पे कंप्लेंट भी लॉन्च कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे एक और ब्रांड के बारे में जो हमारे देश का एक और यूनिकॉर्न कंपनी बन गया है, जिसका नाम है ड्रूल्स। ड्रूल्स बेसिकली पेट फूड कंपनी है। मतलब जो एनिमल्स का खाना होता है, जैसे कि डॉग्स का पेडिग्री वगैरह होता है, तो वैसे ही यहाँ पे पेट फूड कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी ड्रूल, जो कि बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। रिसेंटली इस कंपनी के कुछ स्टेक्स को एक्वायर किया है किसने? नेस्कॉम ने। और एक्वायर करने के बाद इसकी जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन की हो चुकी है। इसलिए ड्रूल 2025 की भारत की 4th नंबर की इंडियन स्टार्टअप कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके पहले आपको मैंने सिखाया है पोर्टर, JSW1 और नेत्राडाइन, ये 3 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑलरेडी भारत की 2025 में यूनिकॉर्न कंपनी रह चुकी हैं। ये 4थे नंबर की भारत की यूनिकॉर्न कंपनी देखने को मिलेगी जिसका नाम है ड्रूल्स, और इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी। ठीक है, नाउ बात करते हैं इंडिया एआई मिशन के बारे में। आप लोग ने 100% इंडिया एआई मिशन के बारे में सुना होगा। इसका पर्पस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में काम करना और भारत को एक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हब तैयार करना। तो इंडिया एआई मिशन के अंदर कुछ समय पहले सर्वम एआई को शामिल किया गया था। कोई भी अगर स्टार्टअप है जो एआई फील्ड में काम करता है और उसको इंडिया एआई मिशन के अंदर शामिल किया जाता है, मतलब उसको कई सारे टेक्निकल सपोर्ट और फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो भारत का जो इंडिया एआई मिशन है उसके अंदर 3 और स्टार्टअप्स है जिनको इंक्लूड किया गया है आफ्टर सर्वम एआई। कौन कौन से हैं वो 3 नए स्टार्टअप? पहला है सॉकेट एआई या सॉकेट एआई जो कि गुरुग्राम बेस्ड है। नेक्स्ट है ज्ञान, कह सकते हो, एक्चुअली इसका मीनिंग मुझे समझ में नहीं आया कि ज्ञान है, जैन है, व्हाट इज दिस। एआई जो एक कंपनी है वो दिल्ली बेस्ड है और आपकी यहाँ पर देख सकते हैं ज्ञानी एआई जो कि बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। ठीक है, इन तीनों कंपनीज को रिसेंटली शामिल किया गया है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कंक्लूड हो चुकी है। ये जो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी, ये इसको होस्ट करने का काम साउथ कोरिया ने किया था। इसमें इंडिया के एथलीट्स ने भी पार्टिसिपेट किया था और इंडिया मेडल टैली में 2nd नंबर पे है, 1st नंबर पे चाइना है। इंडिया के एथलीट्स को टोटल 24 मेडल्स मिले हैं, जिसमें से 8 गोल्ड मेडल, 10 सिल्वर मेडल और 16 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ये आपका 26 नंबर का एडिशन था एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप का, जो कि साउथ कोरिया में हुआ था। पहली बार इस टूर्नामेंट को 1973 में फिलीपींस में ऑर्गेनाइज किया गया था। यू कैन सी द कंप्लीट लिस्ट। चाइना 1st नंबर पे, इंडिया 2nd नंबर पे और जापान 3rd नंबर पे है। इंडिया को टोटल 24 मेडल्स मिले हैं, 8 गोल्ड है, 10 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। नाउ बात करते हैं एशियन एथलीट्स के बारे में। ये एक स्पोर्टिंग गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, जो कि एफिलेटेड है वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा और दुनिया भर में होने वाले या एशिया के एरिया में जो होने वाले गेम्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करती है।
ठीक है। 1973 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। 45 मेंबर नेशन है। हेडक्वार्टर थाईलैंड में है और जनरल दहलान अल हमद जो कि प्रेसिडेंट आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा ओपन फर्स्ट फिजिकल ब्रांच इन कोलकाता। कोलकाता में इन्होंने कोलकाता की पहली फिजिकल ब्रांच ओपन की। इस बात को समझिएगा कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, जो बीओबी है, इसकी ऑलरेडी 6 ब्रांचेस ऑल ओवर द इंडिया थी। एक और ब्रांच कोलकाता में ओपन की है, तो 7 फिजिकल ब्रांचेस आपको बीओबी की देखने को मिलेंगी, लेकिन कोलकाता की पहली है। तो बीओबी ने पहली फिजिकल ब्रांच कोलकाता जोन में ओपन की है। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, जो हमारे कियोस्क होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। मतलब बार बार जो हमारे बैंक कस्टमर्स हैं उनको बैंक नहीं जाना पड़ेगा, लंबी लंबी लाइनों में कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। आपको ये डिजिटल टूल और पर्सनलाइज कस्टमर सर्विस एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड की जाती है फिजिकल ब्रांचेस में। और ये बीओबी की 7th नंबर की फिजिकल ब्रांच है जिसको इंडिया में ओपन किया गया है, जो कि सेल्फ सर्विस कियोस्क वीडियो कॉन्टेक्ट सेंटर फॉर नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है। बीओबी का फॉर्मेशन 1908 में हुआ था और देवदत्त चंद्र इसके एमडी एंड सीईओ आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे निवेशक शिविर। निवेशक का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, साथ ही साथ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर काम करती है। तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी एंड द सेबी ने मिलकर रिसेंटली पुणे में पहला निवेशक शिविर ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें कई सारे इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं। एक्चुअली देखो, हमारे सेक्टर जो बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कि मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, अब उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो बदले में हमें क्या मिलना चाहिए, डिविडेंड मिलना चाहिए। तो ऐसे अनक्लेम्ड डिविडेंड होते हैं, अनक्लेम्ड शेयर्स होते हैं, या ईवाई की आपका जो ई केवाईसी है वो अपडेट नहीं हुआ होता है। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स, ग्रीवनेंस अलग अलग इन्वेस्टर्स को होते हैं। तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म ये निवेशक शिविर आपको प्रोवाइड करता है, जहां पे इन्वेस्टर अपनी इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। The pilot event is aimed at empowering investor by resolving issue related to the unclaimed dividend and share, updating KYC and nomination detail। ठीक है, इस तरीके से इसे लॉन्च किया गया है। अगले पर्सन है, ये है कीर्ति वर्धन सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को देखते हैं। कीर्ति वर्धन सिंह ने रिसेंटली कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर को अटेंड किया, और ये जो कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर थी, कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ये कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी तजाकिस्तान में। तजाकिस्तान में कहाँ पर हुई थी, दुसानबे में हुई थी। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ तजाकिस्तान के साथ साथ यूनेस्को, यूनेस्को मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एंड डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नमेंट ऑफ तजाकिस्तान के साथ मिलकर कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर प्रिजर्वेशन को ऑर्गेनाइज किया था। मैं आपको बता दूं, ये कॉन्फ्रेंस इसलिए ऑर्गेनाइज की गई थी कि लगातार क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लेशियर्स की जो हाइट है वो कम होते जा रही है। जैसे कुछ समय पहले देखा था हमने कि एशिया में याला ग्लेशियर जो नेपाल में है वो डिसअपियर हो गया। तो लगातार जो ग्लेशियर्स है उनकी हाइट में कमी आ रही है, तो इसके डायरेक्शन में हम क्या काम कर सकते हैं। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन भी डिक्लेयर किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का फॉर्मेशन 1945 में हुआ था, पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है, 195 मेंबर नेशन है। डब्ल्यूएमओ का मतलब होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। 1950 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज आती है, अब यहाँ पे हम एक फुटबॉल क्लब के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि फ्रांस का फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है पीएसजी। पीएसजी का फुल फॉर्म क्या होता है, पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और पहली बार 2025 का यूईएफए चैंपियनशिप लीग को जीता है, और इन्होंने इंटर मिलान को डिफीट किया है। ये जो 2025 की यूईएफए चैंपियनशिप लीग हुई थी, ये जर्मनी में हुई थी, और इस चैंपियनशिप को पहली बार किसने जीता है, फ्रेंच फुटबॉल क्लब पीएसजी, मतलब पेरेंट्स सेंट जर्मेन ने इसे जीता है। ठीक है। यूईएफएफ चैंपियनशिप जो लीग है एक प्रोफेशनल क्लब बेस्ड टूर्नामेंट है, जिसमें अलग अलग क्लब्स आपस में आके पार्टिसिपेट करते हैं। इसका पुराना नाम यूरोपियन चैंपियन लीग था, जिसकी शुरुआत 1995-96 में हुई थी। 1995 और 56 में हुई थी, 55 और 56 में हुई थी। 1955-56 में इसकी शुरुआत हुई थी, और 1992-93 में इसका नाम चेंज करके यूईएफ चैंपियन लीग रख दिया गया।
यूईपीएफ का मतलब है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। इसका फॉर्मेशन 1954 में हुआ था और फीफा से ये एफिलेटेड बॉडी आपको देखने को मिल जाएगी। दुनिया भर में जितने भी फुटबॉल से संबंधित क्लब इवेंट से संबंधित टूर्नामेंट्स होते हैं उसे ऑर्गेनाइज कराने का काम यूईएफए करता है, जिसका हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा एंड अलेक्जेंडर सैफरी इसके प्रेसिडेंट आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब बारी आती है आपके रिवीजन के लिए कि कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखे थे, उन पर हम बातें कर लेते हैं। व्हाट इज द टोटल इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ घटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट? तो घटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में, और इसकी टोटल कैपेसिटी 1980 मेगावाट की आपको देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। Which state was recently declared fully literate state by the Union government on its statehood day under the Ullas initiative? तो गोवा राज्य जो है वो सेकेंड नंबर का फुली लिटरेट स्टेट हमारे देश का देखने को मिल जाएगा। Who became the first cricketer in the history of T20 cricket to score over 9,000 run एक्सक्लूसिवली फॉर सिंगल फ्रेंचाइजी? मतलब एक सिंगल टीम को खेलते हुए, एक सिंगल फ्रेंचाइजी को खेलते हुए 9,000 रन बनाने वाले T20 क्रिकेटर कौन बन गए हैं, जो कि पहले क्रिकेटर है? आंसर हो जाएगा विराट कोहली। और विराट कोहली आरसीबी के लिए खेलते हैं। किसके लिए खेलते हैं? ये आरसीबी के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे। Which young Indian mountaineer recently made history by becoming the youngest Indian and the second youngest in the world? जिसने 7 समिट को कंप्लीट किया है? आंसर हो जाएगा विश्वनाथ कार्तिकेय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ओपल सुचाता जो कि रिसेंटली मिस वर्ल्ड 2025 का टाइटल जीत चुकी हैं। 2025 का जो मिस वर्ल्ड कंपटीशन हुआ था वो तेलंगाना आंध्र प्रदेश हैदराबाद में हुआ था। पूछा जा रहा है ये किस कंट्री से बिलोंग करती है, तो थाईलैंड इज द राइट आंसर। Who has been appointed as the president of CII? आंसर क्या हो जाएगा? राजीव मेमानी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। विरचा ग्लेशियर जिसकी हाइट में थोड़ा सा डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहा है, रिसेंटली न्यूज में है। विरचा ग्लेशियर कहाँ पर लोकेटेड है? रशिया, स्विट्जरलैंड, चिली या फिर अर्जेंटीना? जो भी सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी सारी बातें हम आने वाले वीडियो में करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।